बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेक्निक स्टडी कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए, वो है आयन क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इससे पहले हमने जो टेक्निक स्टडी की हुई हैं, अगर हम उसको देख लें कि हमने सबसे पहले एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री स्टडी की थी, उसके बाद एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री स्टडी की, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आई थी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री आ गई, IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आ गई। इसके साथ साथ हमने हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम HPLC कहते हैं, वो भी स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी कर रहे हैं आयन क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है कि ये हमारे पास इस टेक्निक के थ्रू हम कैसे सैम्पल एनालिसिस कर सकते हैं, और स्पेशली हमारे पास जो एनवायरमेंटल एनालिसिस आता है, एनवायरमेंटल सैम्पल्स हैं, तो उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। Ion chromatography, a form of liquid chromatography, measures concentration of ionic species by separating them based on their interaction with the resin. जैसा कि इसके नेम से जाहिर है कि ये आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है, और क्रोमेटोग्राफी है तो इसका मतलब है कि ये आयंस, ये क्रोमेटोग्राफी हमने सिंपल भी देखा हुआ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, तो या कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। तो यहाँ पे हम जो कॉलम के तौर पे यूज़ करेंगे वो रेजिन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है इसमें स्टेशनरी फेज़ होती है, इसमें मोबाइल फेज़ होती है। तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि हम यहाँ पे आयंस को सेपरेट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ हो रहा है वो एक्चुअली रेजिन्स है, कि रेजिन्स के साथ कितनी इंट्रैक्शन होती है किसी भी आयनिक सब्सटेंसेस के साथ। कि आपने वो पढ़ा होगा कैटाइन एक्सचेंजर्स और कैटाइन एक्सचेंजर और एनाइन एक्सचेंजर्स होते हैं हमारे पास, जो रेजिन्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आयंस की अटैचमेंट भी हो जाती है, और वो अगर किसी और सब्सटेंस को ऐड करें, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, तो उस लिक्विड की वजह से क्या हो सकता है कि अगर लिक्विड के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन है आयन की, तो वो वहाँ से रिमूव भी हो सकते हैं। तो इस तरह हम आयन एक्सचेंजर्स को यूज़ करके या रेजिन्स वगैरह को यूज़ करके आयंस को सेपरेशन कर सकते हैं, और ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। Ion chromatography, a form of liquid chromatography, measures the concentration of ionic species by separating them based on their interaction with the resin. Ionic species separate differently depending on the species type and size. कि कौन सी species है, आयनिक है, कैटायनिक है, कितना चार्ज है उसके ऊपर, +1, +2, +3, -1, -2, -3 चार्ज है, और उसका साइज क्या है। Sample solutions पास थ्रू अ प्रेशराइज्ड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, जैसे हमने पीछे हाई परफॉर्मेंस में देखा था, वहाँ पे भी क्या है कि हम हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। सैंपल सोल्यूशन पास थ्रू अ प्रेशराइज्ड क्रोमेटोग्राफिक कॉलम वेयर आयंस आर एब्जॉर्ब बाय द कॉलम कंस्टिट्यूएंट्स, के आयन जो हैं वो कॉलम के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो जैसे हमने कहा कि रेजिन्स होते हैं, तो वो उनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एज एन आयन एक्सट्रैक्शन लिक्विड नाउन एज इल्यूएंट रन्स थ्रू द कॉलम, जैसे हमारी मोबाइल फेज है जो कि सॉल्वेंट है, वो जैसे उसके ऊपर से रन करते हैं, द एब्जॉर्ब आयन बिगन टू सेपरेटिंग फ्रॉम द कॉलम, जो कॉलम है उसके साथ से वो सेपरेट होना शुरू हो गया, मीन के जो हमारे पास रेजिन है उसके ऊपर से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। द रिटेंशन टाइम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमिन द आयनिक कंसंट्रेशन इन द सैंपल, के अब कितनी देर तक वो जो है उसके साथ अटैच रहते हैं, और कितनी देर तक वो जो है वो अलूट के साथ जो है वो कलेक्ट होते हैं, तो वो हमें बताता है कि आयनिक सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन है सैंपल के अंदर। Liquid sample should be filtered prior to evaluation with an ion chromatograph to remove sediment and other particulate matter, as well as to limit the potential for microbial alteration before the sample is run. हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं जो भी हमारे पास लिक्विड सैंपल है, ताकि इसमें के अंदर कोई भी अगर कोई पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो वो निकल जाए। इसी तरह कोई माइक्रोबियल पार्टिकल्स हैं या ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, तो उनको भी वहाँ से रिमूव कर लिया जाए। Aqueous samples should be collected using a sterile syringe or bottle. Rinse 3 times with the sample water. के हम क्या करते हैं, एक्वा सैंपल लेने के लिए हम एक स्टीराइल बॉटल लेते हैं
या सिरिंज के अंदर उसको कलेक्ट कर लेते हैं और 3 टाइम्स उसकी रिंसिंग कर लेते हैं या उसको वॉश कर लेते हैं वाटर के साथ। फिर उसको क्या करते हैं, फ़िल्टर करना है उसको। कि अब आपको पता है फ़िल्टर करने के लिए जो फ़िल्टर पेपर्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट उनका पोर साइज़ होता है। तो ये बताया गया कि बहुत स्मॉल साइज़ या इससे भी स्मॉल साइज़ पोर साइज़ हम फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लेते हैं। देन फ़िल्टर थ्रू 0.45 माइक्रोमीटर और फिर स्मॉलर फ़िल्टर्स। अब हमने पहले कलेक्ट किया, उसको क्या किया, फ़िल्टर कर लिया। द कलेक्शन वाइल should likewise be rinsed 3 times with the filtrate before being filled brimful of sample filtrate। कि हमने जब इसको फुल भरने से पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले अच्छी तरह थोड़े थोड़े फिल्ट्रेट के साथ जो है वो रिंस कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई मटेरियल उसके साथ लगा भी हुआ है तो वो उतर जाए या वाटर के अंदर कोई पार्टिकल्स हैं तो उसकी वो भी जो है वो क्लीन आउट हो जाए, ताकि हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट ही आए। सैंपल शुड बी स्टोर कोल्ड अनटिल दे कैन बी प्रोसेस। की कूल प्लेस पर रखना चाहिए ताकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आपको पता है बहुत सारे रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं। The minimum sample required for analysis is approximately 5 ml with no maximum limit। के मिनिमम हमें 5 ml चाहिए, ज़्यादा की हमारे पास लिमिट नहीं है, कोई कितनी भी अमाउंट हो सकती है। Solid samples can be extracted with water और acid, ठीक है, यानी कि उसका सोल्यूशन बना लिया जाए या वाटर के साथ बना लें या एसिड के साथ टू रिमूव द आयंस फ्रॉम द सैंपल सरफेस, कि वो डिजोल्व हो जाएं और आयनिक फॉर्म में आ जाएं। यहाँ पे लिक्विड सैंपल मस्ट बी आल्सो बी फिल्टर्ड एंड स्टोर कोल्ड अनटिल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म। कि इसको भी हम फिर सैंपल प्रिपेयर करने के बाद जो है उसको स्टोर कर लेते हैं कूल प्लेस के ऊपर। द मिनिमम सैंपल रिक्वायर्ड फॉर अ सॉलिड सैंपल इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर द सॉलिड विद नो मैक्सिमम लिमिट। कि इसके लिए 2 से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास सॉलिड का पीस होना चाहिए, या उसको हम इतना सॉलिड को हम जो है वो डिसॉल्व करके आयंस में कन्वर्ट कर लें। Liquid chromatographic determination of iron, particularly anion, has enabled the measurement of species that despite their widespread across its water। कि आयनाइंस की डिटेक्शन के लिए यूज़ हो रही है, कि जो कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, यूज टू पोज स्पेशल चैलेंजेस फॉर वाटर केमिस्ट टू डिटर्मिन, जो अदरवाइज हमारे पास डिटर्मिन करना इतना आसान नहीं होता। दिस टेक्निक हैज़ कम टू बी नोन एज आयन क्रोमेटोग्राफी as and its development have been facilitated by special detection technique using so-called suppressors to enable detection of analyte ions in the chromatographic effluents। के ये हमारे पास जो है एक स्पेशल टाइप की डिटेक्शन टेक्निक है जिसकी वजह से हम आयंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। आयन क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड for the determination of most of the common ions using including arsenate, arsenite, borate, carbonate, chlorate। आपको पता है ये सारे नेगेटिव आयंस हैं। क्लोराइड, साइनाइड, हैलाइड्स, हाइपोक्लोराइड, हाइपोफास्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, फास्फेट, फास्फाइड, पायरोफास्फेट, सिलिनेट, सिलिनाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ट्राई मेटाफॉस्फेट, ट्राईपोलीफॉस्फेट, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट आपको पता है सरफेक्टेंट्स हो, ये जो डाइज वगैरह या और केमिकल्स हैं, बैक्टीरियसाइड्स हैं या फंगल को डिटेक्ट करने फंगीसाइड या अदर हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इन सब में ये सारे जो है एनाइन यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकती है टेक्निक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो कैटायंस हैं इंक्लूडिंग द कॉमन मेटल आयंस can also be determined by ion chromatography, although they are relatively easy to determine by the other means। के metals जो हैं हम अदर टेक्निक से भी आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। Some typical application of ion chromatography include ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस फॉर पोल्यूशन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट। के ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कौन कौन से आयंस हैं या कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर केमिस्ट्री इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर वाटर की केमिस्ट्री मीन कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर एंड साल्ट कंटेंट इन दी फूड। फूड के अंदर कितने शुगर हैं या साल्ट है
वो डिटरमिन कर सकते हैं आइसोलेशन ऑफ सिलेक्टेड प्रोटीन, कि हम प्रोटीन्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। अब इस टेक्निक में हम करते क्या हैं, हमारे पास क्या है, सैम्पल अप्लाइड टू टॉप ऑफ द कॉलम, के कॉलम फिक्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम सैम्पल अप्लाई कर देते हैं। सैम्पल के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो उसका क्या कर रहे होते हैं कि जो सॉल्वेंट है, एलिमेंट है, ठीक है, उसको ऐड करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो आयन जो हैं पहले इसके ऊपर अटैच हुए हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और सेपरेट होके क्या अटैचमेंट होती है। तो जैसे जैसे एलिमेंट नीचे गुजरता है, ठीक है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है इस साइड पे, जैसे यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी अभी कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, जब इस टाइम गुजरता जा रहा है तो एलिमेंट जो जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या है, ये सेपरेट आउट होते जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, ये गोल गोल वाले पार्टिकल्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाले पार्टिकल्स आएंगे, और फिर उसके बाद ये ग्राउंड वाले पार्टिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, अगर हम ग्राफ बनाए इल्यूशन टाइम की और अमाउंट ऑफ मटेरियल की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये राउंड वाली शेप में आए थे, तो उनकी अमाउंट क्या एकदम से इंक्रीज होगी और फिर आस्ता आस्ता डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या है, हमारे पास ये लाइन वाले आ जाएंगे, और उसके बाद क्या है हमारे पास ये राउंड वाले आ जाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल थे, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स थे, तो वो इस तरह सेपरेट आए आउट हो गए। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जैसे इसके नेम से जाहिर है कि एक तो ये क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, और दूसरा ये क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, मीन जिसमें स्टेशनरी फेज तो सॉलिड या लिक्विड हो सकती है, लेकिन जो मोबाइल फेज है वो क्या है, हमारे पास गैस है, ठीक है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिटिकल मेथड एम्प्लॉयड for separating, analyzing thermally stable compound that can be easily vaporized without decomposition and not undergo any chemical change at elevated temperature। कि इसमें क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो सब्सटेंसेस हम लेते हैं जो इजीली वेपोराइज हो सके, ठीक है, जो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं सके। थोड़ा सा हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो क्या हो कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो लेकिन साथ साथ उनकी डिकम्पोजिशन ना हो या उनका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो उस तरह के सब्सटेंसेस को डिटरमिन करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय A.J.P. Martin and L.M.S. L.M. Singe in 1941 and got Nobel Prize in 1952 for his development. Gas chromatography is unique form of general chromatography in which the mobile phase is gas, कि यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फेज कौन सी है, वो गैस है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज स्पेशली एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ गैसेस, ये गैसेस की सेपरेशन के लिए यूज़ हो सकती है, या वोलेटाइल लिक्विड्स हैं या सॉलिड इन गैशियस फॉर्म में हो सकते हैं, उनके लिए यूज़ हो सकते हैं। दिस टेक्निक हैज़ एडवांटेजेस इन सेंसिटिविटी, speed, accuracy, and versatility with the other general method used for analysis, के बहुत स्पेसिफिक है, यानी सेंसिटिव बहुत है कि स्मॉल अमाउंट में भी डिटेक्ट कर सकती है वेपर्स को, हाई स्पीड हो सकती है, हाईली एक्यूरेट हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जनरल मेथड्स के लिहाज से वर्सटाइल भी है, और बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिटेक्ट भी कर सकती है। बिकॉज सेपरेशन अकर इन द गैस फेज, लिक्विड एंड सॉलिड सैंपल मस्ट बी फर्स्ट बी वेपोराइज, कि अगर हमारे पास सैंपल जो है वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है, तो वो क्या है कि उसको हम पहले हमने क्या इसमें कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। दिस रिप्रेजेंट्स द मेन कंस्ट्रेंट ऑफ टेक्निक, कि हमारे पास क्या है कि मेन जो है, अभी कह लो कि मेन कंट्रोल या मेन पॉइंट इस टेक्निक का यही है कि पहले हमने क्या करना है कि चाहे लिक्विड सैंपल है या सॉलिड सैंपल है, उसको हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है। दैट कंपाउंड दैट आर एनालाइज्ड बाय GC
हैव टू बी थर्मोस्टेबल एंड सफिशेंटली वोलेटाइल के वही जो पहले हमने ऊपर बात की थी कि गैस क्रोमेटोग्राफी जिसे हम जीसी कह रहे हैं कि उसके लिए सब्सटेंस को क्या होना चाहिए, थर्मली स्टेबल होना चाहिए और एफिशिएंटली वोलेटाइल होना चाहिए. यूजली द स्टेशनरी फेज यूज इन द गैस क्रोमेटोग्राफी आर लिक्विड एंड रेयरली सॉलिड कि ज़्यादातर हमारे पास लिक्विड होती हैं लेकिन सॉलिड भी हो सकती है. दिस टेक्निक इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी कॉल्ड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी. अगर हमारे पास गैस जो मोबाइल फेज है और सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज है तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है और गैस तो हमारे पास पहले ही हमें पता है कि ये मोबाइल फेज है. ठीक है, तो स्टेशनरी फेज की बेस पे इसकी दो टाइप्स हो सकते हैं. एक हमने क्या कह दिया, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी हमारे पास क्या है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. Gas solid chromatography is based upon a solid stationary phase in which process involve the adsorption. हमें पता है कि जब stationary phase हमारे पास जो है वो solid होती है तो adsorption chromatography या adsorption का process होता है. In gas solid chromatography, the column is packed with an adsorbent and the component of sample distribute themselves between the gas phase and the adsorbed phase, that is on the surface of a solid. कि अब यहाँ पे कंपोनेंट जो भी है हमारे पास जो सैंपल है वो क्या है कर रहा है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सॉलिड के साथ और यहाँ फिर हमारे पास जो गैस है उसके साथ. अगर उसकी एफिनिटी गैस के साथ ज़्यादा है तो वो गैस के साथ मूव करेगा, ज़्यादा मूव करेगा. अगर उसकी एफिनिटी गैस के साथ कम है, सॉलिड के साथ ज़्यादा है तो वो सॉलिड के साथ ज़्यादा रहेगा, गैस के साथ कम मूव करेगा. However, gas solid chromatography can be used at higher temperatures due to limitation of volatility and instability of the liquid coating at higher temperature. कि हम क्या कर रहे हैं कि जो लिक्विड कोटिंग है उसको भी इंस्टेबल कर देती है कि कोई लिक्विड पार्टिकल्स नहीं होंगे, और साथ साथ जो है अगर मटेरियल की वोलेटाइल कम है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो उसके वेपर्स बन जाएंगे, तो इसलिए ये वहाँ हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा यूज़फुल है. GSE इज़ मोर ऑफन यूज्ड for analysis of gases having no active functional group which interact with the adsorbent surface. के ऐसे मटेरियल्स का डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है जिसमें वो मटेरियल एडजॉर्बेंट की सरफेस के साथ रिएक्ट ना कर सकें. ठीक है, मीन के इनएक्टिव मटेरियल्स के साथ जो है वो उसके लिए ये हम गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी को भी यूज़ करें. गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. In gas liquid chromatography, separation takes place by partition of analyte between a gas mobile phase and liquid phase immobilized on the surface of an inert spot. जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे होते हैं उसमें जो लिक्विड फेज है वो पेपर के साथ इमोबिलाइज हुई होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विड फेज एक्ट कर रही है एज अ स्टेशनरी फेज. ठीक है, जो कि इमोबिलाइज्ड हुई है किसी भी इनर्ट सपोर्ट के ऊपर. और दूसरी बात हमारे पास जो मोबाइल फेज है वो हमारे पास क्या है कि गैस है. तो इस कंडीशन में जब स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है या वो हमारे पास पार्टीशन का प्रोसेस हो रहा होता है. ठीक है, इफ स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड कोटेड ऑन अ सॉलिड पार्टिकल देन इट इज called as gas liquid chromatography GLC. Component of mixture distribute between the gas phase and the stationary liquid phase according to their partition coefficient. ठीक है, कि उनकी कितनी पार्टीशन होती है लिक्विड में और गैस के अंदर. The solid function only as a support for the liquid stationary phase. यहाँ पे जो solid ऐसा लिया जाता है जिसका वैसे तो कोई फंक्शन नहीं है लेकिन वो liquid particles को कंबाइन किए हुए रखा होता है इसने. Gas liquid chromatography has several advantages over gas solid chromatography, such as large range of liquid coating provides a large range of separation and good resolution between the peaks in the shorter analysis time. कि ये हमारे पास
गैस सॉलिड टेक्निक से ज़्यादा बेहतर क्यों है कि हमारे पास जो है लिक्विड की बहुत ज़्यादा रेंज है, तो इसलिए हमारे पास जो लिक्विड की कोटिंग हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा रेंज है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मटेरियल को सेपरेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास गुड रेजोल्यूशन हमें मिलती है जो एल्यूट होता है उसकी, ठीक है। अब या जो एनालिसिस मटेरियल के कर रहे हैं उसके हमें क्लियर एनालिसिस जो है वो मिल जाता है सब्सटेंस का, और हमें इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है। आई मीन हम इसके रिजल्ट जो हैं वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी से ज़्यादा अच्छे होते हैं। In gas liquid chromatography, the basic principle is similar as liquid partition chromatography. जो हम पीछे liquid chromatography है वही same principle है, except the mobile phase is gas rather than a solid liquid, or stationary phase is a non-volatile liquid bonded to an inside of the column or a fine solid spot. हमारे पास क्या है कि जैसे लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, इसी तरह ये हमारे पास गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें स्टेशनरी फेज तो हमारे पास नॉन वोलेटाइल लिक्विड है जो कि किसी भी सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर, फाइन सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर बाउंड हुआ हुआ है। द गैस इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो कि हमें पता है एड्जॉर्प्शन होती है, एनालाइट इज एड्जॉर्ब डायरेक्टली ऑन टू द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द स्टेशनरी फेज। फिर जो हमारे पास गैस है जिसे हम कैरियर गैस भी कह सकते हैं या मोबाइल फेज भी कह सकते हैं, द कैरियर गैस कमिंग फ्रॉम अ गैस सिलेंडर पासिस थ्रू द फ्लो रेगुलेटर्स, के अब गैस का प्रेशर जो इतना मूव करेगा उसके लिए रेगुलेटर्स भी लगे होंगे, तो पासिस थ्रू फ्लो रेगुलेटर एंटरिंग इनटू द सैंपल इंजेक्टर्स, कि ये सैंपल इंजेक्टर में ऐड हो जाएगी। द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट and inject through a silicon rubber septum enters a carrier gas stream। कि हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको देखें कि कैरियर गैस है, उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए फ्लो प्रेशर कंट्रोल लगे हुए हैं, और यहाँ पे अगर सैंपल है वो इंजेक्ट कर रहा है सैंपल्स को, और साथ साथ इधर से हमारे पास क्या है कि गैस आ रही है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर के ऊपर गैस भी आ जाएगी। तो यहाँ से सैंपल पहले जो है कॉलम के अंदर गया, कॉलम से इसके साथ साथ क्या है कि गैस गई, तो गैस के साथ जितनी भी उसकी इंटरेक्शन होगी वो गैस के साथ जो है वो डिटेक्टर की तरफ चल जाएगी, और वहाँ से हम एनालिसिस कर लेंगे। These vapor are forced through the separation tube sep, called the column by carrier gas usually an inert gas। कि यहाँ पे inert gas हमारे पास कौन सी हो सकती है कि सैंपल के हमने क्या किए हुए हैं, सैंपल को भी वेपराइज किया हुआ है और उसको इनर्ट गैस के साथ मूव करवा रहे होते हैं। हमारे पास क्या है, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर्गन वगैरह हो सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड गैस मोबाइल फेज विच स्वेप्ट थ्रू द कॉलम एट अ डिफरेंट रेट। के यहाँ पे जो गैस जो है वो मूव कर रही होती है, यहाँ पे इसके प्रेशर को हम स्पेसिफाई करें कि किस रेट पे इसे मूव करना है। सो सेपरेशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट टेक प्लेस इनसाइड द कॉलम बेस्ड ऑन द रिटेंशन टाइम, कि कितने टाइम तक वो जो है वो सॉलिड के साथ अटैच रहती है और कितने टाइम के बाद जो है ये गैस के साथ मिल के ये बाहर आती है, तो ये इसका रिटेंशन टाइम होता है। तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सैंपल्स जो है उसकी गैस के साथ कितनी इंट्रैक्शन है। डिटेक्टर मेजर द क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट इन द कैरियर गैस दैट पास थ्रू इट whose response is fed to recorder where the chromatographic peaks are recorded as a function of time and a chromatogram is obtained। कि हमारे पास क्या है कि यहाँ से फिर डाटा जो है डिटेक्टर से कलेक्टर सिस्टम की तरफ जा रहा होता है, जिसमें ये डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसकी पीक्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको जो है क्रोमेटोग्राम बनाया जाता है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि हमें दिखा रही है कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन से स्टेप हो रहे होते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो है इंजेक्टर है, यहाँ पे भी सैंपल्स के साथ गैसेस अटैच हो सकती हैं, और सॉलिड हमारे पास जो है अगर सॉलिड है या लिक्विड है हमारे पास स्टेशनरी फेज, तो इसके साथ जो है यहाँ पे कैरियर गैस भी स्पेसिफिक रेट पे फ्लो कर रही होती है, और जितने टाइम के बाद जो है ये गैसेस के साथ मटेरियल निकल रहा होता है तो उसको डिटेक्ट करके उसकी पीक्स और क्रोमेटोग्राम वगैरह लिया जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास एक्सरे फ्लोरेसेंस।
ठीक है। फ्लोरेसेंस आपको पता है कि जब भी कोई मटेरियल एक्साइटेड स्टेट पे है, वो अगर लो स्टेट पे आ रहा है तो वो क्या है, जो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो वो हमारे पास अगर लाइट की फॉर्म में है तो जो फिनोमेना होता है वो फ्लोरेसेंस है। अब एक्स रे फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि हम हाई एनर्जी रेडिएशन दे रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस को, तो वहाँ पे क्या है कि ये उसके लिए यूज़ हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल के पास, और मॉलिक्यूल अमिट भी हाई एनर्जी रेडिएशंस करें, तो इसलिए इसको, इसका नेम जो दिया जा रहा है एक्स रे फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं कि एक्स रे फ्लोरेसेंस हमारे पास क्या है। एक्स रे फ्लोरेसेंस, जिसे हम XRF इज द emission of the characteristic secondary of fluorescence X-rays from a material that has been excited by bombarding with high energy X-ray radiation और gamma radiation रेज, गैमा रेज। अब क्या है कि हम, अगर आपको यूवी विजिबल का प्रिंसिपल बताओ कि हमने मॉलिक्यूल को यूवी विजिबल दी लाइट, तो उसने जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, मीन जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, उनको एक्साइट करता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर हम हाई एनर्जी की रेडिएशन देंगे, हाई एनर्जी कौन सी है, एक्स रेज या गैमा रेज, तो वो क्या करती हैं कि इनर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं। ठीक है, इनर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया क्योंकि हमने हाई एनर्जी दी है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएंगे। अब क्या है कि अब वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है इनर वाले ऑर्बिट में। ठीक है, तो उस ऑर्बिट के होल को कंप्लीट करने के लिए जो ऊपर वाले, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं, क्या करेंगे, अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, तो तभी वो नीचे आएंगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी रिलीज करके जो लोअर लेवल है उसमें आ जाता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंट होती है, कि लाइट की इमिशन है या एक्स रेज की इमिशन की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्या कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी इमिशन आ जाती है, या फ्लोरेसेंस आ रही है, या एक्स रे फ्लोरेसेंस आ रही होती है इसको। ठीक है, अब इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि हम हाई एनर्जी रेडिएशन दे रहे हैं, और इनर वाले इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, और इनर वाले इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से जो होल क्रिएट होता है, तो उसको फिल करने के लिए जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे रेडिएशन को एमिट कर रहे होंगे। X-ray fluorescence is the emission of characteristic secondary or fluorescent X-ray from a material that has been excited by a bombarding with the high energy X-rays or gamma rays. The phenomena is widely used for elemental analysis and chemical analysis, particularly in the investigation of metal, glass, ceramics, building material, and for research in geochemistry, forensic science, archaeology, and art objects such as painting and murals, जो वॉल्स के ऊपर पेंटिंग वगैरह होती है, या इस तरह की जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनकी डिटेक्शन वगैरह के लिए ये यूज़ हो रही थी। When material is exposed to short wavelength X-ray और gamma rays, आपको पता है जब इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या है, कम है। When materials are exposed to short wavelength X-rays or gamma rays, the ionization of their component atom may take place. कि ionization हो गया कि inner electron जो है वो move out हो गया। Ionization consists of the ejection of one or more electron from the atom and may occur if atom is exposed to radiation with an energy greater than its ionization energy. अब ये ionization होती कब है कि जब ionization energy से ज़्यादा हम अमाउंट देंगे या ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन देंगे, तभी वो मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो आयनाइज होगा ना। द एक्स रे एंड गामा रेज कैन बी एनर्जेटिक इनफ टू एक्सपेल द टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर ऑर्बिटल ऑफ द एटम, की इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है इनके पास कि ये जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है या इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वहाँ से उनको रिमूव कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस
वे मेक एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम अनस्टेबल, कि अंदर से निकल जाए इलेक्ट्रॉन तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिटल fall into the lower orbital to fill the hole left behind। तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो हायर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लो ऑर्बिटल के अंदर जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। इन फॉलिंग एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, the energy of which is equal to the energy difference of two orbital involved, कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है कि दो ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दस द मटेरियल emit radiation which has energy characteristic of the atom present, की उसकी एनर्जी क्या है, हर एलिमेंट हर एटम पे डिपेंड कर रही है कि कौन सा एटम था उसने कितनी एनर्जी रिलीज की है। The term fluorescence is applied to the phenomena in which the absorption of radiation by a specific energy results in the re-emission of the radiation of a different energy generally lower। तो हमारे पास हम फ्लोरेसेंस किसमें कहते हैं कि मटेरियल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक स्पेसिफिक एनर्जी को की लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद क्या है कि वो उसको एमिट कर दे, तो वो हमारे पास क्या होती है कि उसी लाइट को या उससे मोस्टली थोड़ी सी तो वो एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो है वो एमिट कर रहा होता है कि री एमिट कर दे रेडिएशन को, तो किसी भी डिफरेंट एनर्जी की, तो ये हमारे पास फिनोमेना क्या होता है, फ्लोरेसेंस का फिनोमेना होता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक्सरे फ्लोरेसेंस होती है मटेरियल्स की, और हर एलिमेंट जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ जो है वो एमिट करता है, तो हर एलिमेंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। Each element has electronic orbitals of the characteristic energy। हर एलिमेंट के हमें पता है कि उसके जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। फॉलोइंग रिमूवल ऑफ एन इनर इलेक्ट्रॉन बाय एन एनर्जेटिक फोटोन प्रोवाइडेड बाय अ प्राइमरी रेडिएशन सोर्स, के सोर्स से एनर्जी दी, इनर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर शेल ड्रॉप इनटू इट्स प्लेस, के आउटर शेल के अंदर से क्या है इलेक्ट्रॉन उसकी जगह को फिल कर देगा। देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेज in which this can be happen। The main transition are given names as L to K transition is ट्रेडिशनली कॉल्ड एज के अल्फा। आपको पता है जो शेल है हमारे पास वो क्या है, के एल एम और एन, ठीक है। अगर के से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एल वाला उसके ऊपर आएगा, ठीक है, के में आ जाएगा, तो इसको जिसमें आया है जिस शेल में आया है तो उसको हमने क्या कहा, के। अगर उसके नेबरिंग से आया है तो अल्फा, लेकिन अगर देखें पहले क्या है, के फिर एल और फिर एम, अगर एम से जो है वो इलेक्ट्रॉन के में आ रहा है तो मीन दरमियान वाले लेवल को छोड़ के आ रहा है, तो वो जो है वो कौन सा होगा, उसको हम बीटा कह देंगे, ठीक है। यानी नेबरिंग से आ रहा होगा, बिल्कुल एडजस्टेंट से आ रहा होगा तो वो अल्फा होगा, और अगर एक लेवल छोड़ के आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। और जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिहाज से उसका नेम दे देंगे, जैसे एल से के पे आया तो के अल्फा बन गया, और इस तरह अगर एम से के पे आएगा तो के बीटा बन जाएगा। इसी तरह अगर एम से एल पे आएगा तो ये एल अल्फा बन जाएगा। इसी तरह हम इसको डिफरेंट नेम दे देते हैं। ईच ऑफ दीज ट्रांजिशन यील्ड अ फ्लोरेसेंट फोटोन with the characteristic energy equal to the energy difference in the initial and the final orbital। ये हमें पता है कि जितनी एनर्जी का फोटोन निकल रहा है वो एक्चुअली एनर्जी डिफरेंस है जो एक लेवल से दूसरे लेवल के दरम्यान में है, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन को एमिट किया है। The wavelength of this fluorescent radiation can be calculated from the Planck's law। The fluorescent, और हमें एनर्जी का पता है तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। The fluorescent radiation can be analyzed either by sorting the energies of photons, ठीक है, एनर्जी को कैलकुलेट कर लें, एनर्जी डिस्पर्सिव एनालिसिस, और बाय सेपरेटिंग द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, या वेवलेंथ को डिटरमिन कर लिया जाए, वेवलेंथ डिस्पर्सिव एनालिसिस। Once sorted, the intensity of each characteristic radiation is directly related to the amount of each element in the material। के अब इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी सब्सटेंस से जो रेडिएशन एमिट हो रही है, उसी से हमें पता चला उसमें
उतना ही मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट है। किसी की इंटेंसिटी कम है तो उसका मतलब है मटेरियल की अमाउंट कम है, और किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास मटेरियल ज़्यादा है जिसने लाइट को फ्लोरिसेंट किया है। Once sorted, the intensity of the each characteristic radiation is directly related to the amount of each element in the material. This is the basis of a powerful technique in the analytical chemistry कि ये हमारे पास analytical chemistry में जो टेक्निक ये एक्सरे फ्लोरेसेंस हो रही है तो उसके लिए भी यूज़ हो रही है। तो ये देखें हमारे पास क्या है कि एक ग्राफ है, टिपिकल वेवलेंथ डिस्पर्सिव एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। इस साइड पे हमारे पास क्या है, एनर्जी है, और हर सब्सटेंस जो है उसकी एक स्पेसिफिक पीक आ रही है कि इसका मतलब हर सब्सटेंस की डिफरेंट एनर्जी है, और अमाउंट जो है वो उसके काउंट रेट से पता चलता है या इंटेंसिटी से पता चल रहा है कि कितनी किसकी इंटेंसिटी है। अगर हम इसके अंदर से देखें तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे किसकी है, ये जिंक की आ गई, या जैसे कॉपर है, ये आयरन है, कैल्शियम, ये हाईली इंटेंस जो है पीक है हमारे पास वो आ रही है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। आपको पता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस किस लिए यूज़ किया। अब हमारे पास जो है जो न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट है या न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह की डिटेक्शन के लिए हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कर रहे हैं। मीन यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। Neutron activation analysis is a sensitive multi-element analytical technique used for both qualitative and quantitative analysis of major, minor, trace and rare elements। ठीक है, ये रेयर एलिमेंट्स को या ट्रेस एलिमेंट या मेजर माइनर एलिमेंट्स को डिटेक्शन के लिए क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरह से यूज़ कर सकती है। इसको हम क्या कह रहे हैं, NAA। ये जो है हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, was discovered by in 1936 by Hevesi and Levy, who found that samples containing certain rare earth elements become highly radioactive after exposure to a source of neutron। के यहाँ पे जो इन साइंटिस्ट ने 1936 में ये डिस्कवर किया कि अगर रेयर अर्थ मेटल्स को या रेयर अर्थ सब्सटेंसेस को अगर रेडियो एक्टिविटी से बम्बार्ड कर दिया जाए इसके ऊपर से, तो फिर क्या होता है कि यहाँ हमारे पास क्या है कि सैंपल्स के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो उनको अगर हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर दिया जाए या सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन ऐड किया जाए तो उनके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो होता है। मीन के वो अल्फा रेडिएशन एमिट कर सकते हैं या वो बीटा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन को एमिट कर सकते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन led to the use of induced radioactivity for the identification of the element। ये डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी की गई, और इससे हम डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। टू कैरी आउट एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड आई थिंक एक लाइन चली गई। Neutron activation analysis is significantly different from the other spectroscopic analytical techniques in that it is based not on the electronic transition but on the nuclear transition। कि ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन पे डील कर रही है, न्यूक्लियस की चेंजेस को डील कर रही है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जो सिंपल केमिकल रिएक्शन है उनको डील नहीं करी होती। टू कैरी आउट neutron activation analysis, the specimen is placed into a suitable irradiation facility के सैंपल्स के ऊपर कोई एक ऐसे सैंपल होल्डर में रखा जाता है जहाँ पे जो है न्यूट्रॉन उसके ऊपर इरेडिएट हो सकते हैं या उसके ऊपर उनकी बम्बार्डमेंट हो सकती है, और उसको बम्बार्ड किया जाता है विद न्यूट्रॉन्स।
दिस क्रिएट आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। अब वो क्या है कि एक्साइटेड एलिमेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं और जिसके बाद वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो क्या है स्टेबल जो है वो आइसोटोप्स वगैरह बना सकते हैं। फॉलोइंग द इरेडिएशन द आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप डिके with the emission of particles or more importantly gamma rays, which are the characteristics of the element from which they are emitted। कि हर एलिमेंट से जो गैमा रेज emit हो रही होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, तो हमें ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा सब्सटेंस है ये। Neutron activation analysis is a nuclear process used for the determination of the concentration of element in a vast amount of material। कि किसी भी एलिमेंट की किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस allows discrete sampling of element as it disregards the chemical form of a sample। ठीक है, ये स्पेसिफिक सैंपल्स को कलेक्ट कर रही होती है कि क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन तो देखना नहीं है, ठीक है, जस्ट ये क्या है न्यूक्लियस के ऊपर रिएक्शन होना है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो है स्टडी करनी है। सो फोकस सोनली ऑन इट्स न्यूक्लियस। द मेथड इज बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन है तो मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन चाहिए हमें, तो उसका ऐसा सोर्स लेना है जो कि हमें न्यूट्रॉन प्रोवाइड करे। दिस sample is bombarded with the neutron causing the element to form radioactive isotope। अब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके जो सब्सटेंस है वो क्या है रेडियो आइसोटोप्स बना देगा। हम नीचे देखते भी हैं ये कैसे बनाएगा, ठीक है। द रेडियो एक्टिव एमिशन एंड रेडियो एक्टिव डिके पाथ फॉर ईच एलिमेंट आर वेल नोन। कि हर एलिमेंट की हमें पता है कि वो अगर डिके होगा तो वो किस एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मीन बीटा डिके होगा तो किस तरह के एलिमेंट बनेंगे, अगर अल्फा डिके होगा तो किस तरह के एलिमेंट जो है वो बनते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट विद इन। कि हम यहाँ से यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी द स्पेक्ट्रा ऑफ द एमिशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल्स। कि हम जो एनालिसिस करेंगे उससे हम क्या कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल्स की एक स्पेक्ट्रा का स्टडी कर सकते हैं और वहाँ से उसकी कंसंट्रेशन भी डिटरमिन कर सकते हैं एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट विद इन इट। A particular advantage of this technique is that it does not destroy the sample and thus have been used for the analysis of work of art एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट। के ये आर्ट वगैरह के जो मटेरियल्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए अंदर भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से कोई सैंपल्स की को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सैंपल डिस्टर्ब नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमिन द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सैंपल की हम एक्टिविटी डिटरमिन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दी गई है कि कोबाल्ट की, ठीक है, वो कैसे निकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कि हमारे पास क्या है कि टारगेट न्यूक्लियस है जो कि कोबाल्ट 59 जो है आइसोटोप है, ये जो हमारा पास ये वो आ गया हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस, उसको हमने न्यूट्रॉन दिए। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं एब्जॉर्ब हुए इसके अंदर या न्यूट्रॉन कैप्चर का प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या है ये एक एक्साइटेड न्यूक्लियस बन गया है कोबाल्ट का, ठीक है। अब क्या है कि न्यूट्रॉन ऐड हुआ तो यह इसके न्यूक्लियस के अंदर मैस, आपको पता है न्यूट्रॉन की मैस और प्रोटॉन की मैस एक दूसरे के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैस में इंक्रीज हुआ तो यह इसलिए हमारे पास क्या 59 से क्या हो गया 60 वाला आइसोटोप बना। और ये m का मतलब क्या है कि ये मेटा स्टेबल स्टेट में आ गया, ठीक है। एक्साइटेड न्यूक्लियस है जो कि 60 m कोबाल्ट है। अब इसने क्या किया कि अब ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड न्यूक्लियस है, तो ये वापस क्या होगा कि वो मेटा स्टेट से जब वापस आ रहा है तो ये 60 कोबाल्ट वाला रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और साथ साथ गैमा एमिशन होगी। अब ये गैमा एमिशन जो है हर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये हमें हर मटेरियल की अलहदा से हमारे पास जो है गैमा रेडिएशन एमिट हो रही थी। अब यहाँ पे इसकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी कि मीन मेटा स्टेट से ये हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन गया, ठीक है।
अब इसकी रेडियो एक्टिव डिके होगी, मीन बीटा डिके होती है। बीटा डिके में हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो मीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो उतने लेंगे, तो इसकी वजह से ये 60 था, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ 60 रहा। लेकिन ये अब जब एक्साइटेड न्यूक्लियस बना है तो ये निकल बन गया कि जब रिमूवल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो 60 मेटा स्टेबल निकल जो है प्रोड्यूस हुआ, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है। अब यहाँ से भी क्या है, सेम प्रोसेस के एक्साइटेड न्यूक्लियस है तो वो क्या करेगा, गैमा एमिशन होगी और साथ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से ये हमारे पास क्या है, ये निकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 60 जो है वो निकल जो कि स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा प्रोसेस था हमारे पास कि न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं, वो एक्साइटेड न्यूक्लियस बना रहे हैं या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस बना देता है। तो ये तो था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इन वाटर उसको कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, उसको कैसे चेक किया जा सकता है कि वाटर के अंदर कितनी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है, मीन कि कितने हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट है एक्चुअली वाटर के अंदर। डिसॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन एक्सर्ट एंड ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर, कि इसकी वजह से हमें पता है आपको कि डिसॉल्व ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। Dissolved organic carbon exert an oxygen demand in water. Often it is in the form of toxic substances. ये कार्बन जो है हमारे पास जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड इज अ जनरल इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। के हमें पता है कि जब हमारे पास ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है मीन ज़्यादा कार्बन है तो उसका मतलब है कि पोल्यूटेंट भी हमारे पास जो है वाटर के अंदर ज़्यादा होते हैं और वो उनकी डिमांड होती है कि वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है हम उसको भी यूटिलाइज करके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करें। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। द मेजरमेंट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन is now recognized as the best mean for assessing the organic content of the water sample। तो वाटर सैंपल के अंदर कितने हमारे पास ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास क्या है कि टोटल ऑर्गेनिक कार्बन का मालूम होना हमें ज़रूरी है। The measurement of this parameter has been facilitated by the development of method which for most part totally ऑक्सीडाइज्ड दी डिजोल्व ऑर्गेनिक मटीरियल टू प्रोड्यूस दी कार्बन डाइऑक्साइड। के इसकी मेजरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ये क्या कर दे कि कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन कर दे। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन के बाद आए निकलेगी तो हम उसको भी डिटेक्ट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिक कार्बन थी, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो वो हमें बता देगी कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व इज टेकन एज अ मेजर ऑफ TOC के टोटल ऑर्गेनिक कार्बन जितनी ज़्यादा की मेजर के लिए हमारे पास क्या है कि कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। GC हमारे पास क्या था, गैस क्रोमेटोग्राफी। GCMS ये हमारे पास होती है गैस क्रोमेटोग्राफी विद द मैस स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन के मैस के जो एलिमेंट निकल रहे हैं, ठीक है, उनकी मैस कितनी है, इसलिए हम दो टेक्निक को कपल कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं GCMS। या फिर HPLC यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास क्या थी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और आल्सो यूज फॉर दी मेजरमेंट ऑफ TOC जो कि हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है वाटर के अंदर। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन वाटर, कि वाटर के अंदर रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए क्या किया जा सकता है। देयर आर सेवरल potential sources of radioactive material that can contaminate the water. Radioactive contamination of water is normally detected by measurement of gross beta and gross alpha activity, कि हमारे पास जो टोटल अल्फ़ा
एमिशन कितना हो रहा है, ये टोटल हमारे पास जो है बीटा एमिशन जो है वो कितना हो रहा है, वो हमें बता देगा कि वाटर कितने ज़्यादा कंटेमिनेट है, वाटर के अंदर कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अ प्रोसीजर दैट इज सिंपलर दैन डिटेक्टिंग इंडिविजुअल आइसोटोप। आइसोटोप की डिटर्मिनेशन की बजाय हम क्या कर सकते हैं, जो रेडिएशन एमिट हो रही है हम उसको डिटेक्ट कर लें। ठीक है। द मेजरमेंट इज मेड फ्रॉम अ सैंपल फॉर्म बाय इवेपोरेटिंग वाटर टू अ वेरी थिन लेयर ऑन अ स्मॉल पैन, के हमारे पास स्मॉल सी सरफेस है उसके ऊपर वेरी थिन लेयर ऑफ सैंपल लगा दें। मीन के हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेनी सैंपल की, वेरी थिन लेयर से लगानी है और उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेट करना है। विच इज़ दैन इंसर्टेड इनसाइड एंड इंटरनल प्रोपोर्शनल काउंटर, कि वहाँ से उसको जो एवेपोरेशन आ रही है उसको हम इंटरनल प्रोपोर्शनल काउंटर में ऐड कर देते हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कितने पार्टिकल जो हैं वो एमिट हो रहे हैं। दिस सेटअप इज नेसेसरी बिकॉज बीटा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट ओनली वेरी थिन डिटेक्टर विंडो, कि बीटा पार्टिकल जो हैं वो उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो कम है, तो वो थोड़ा सा डिटेक्टर विंडो के अंदर ऐड होंगे। एंड दी अल्फा पार्टिकल हैव एसेंशियली नो पेनिट्रेटिंग पावर, कि अल्फा पार्टिकल्स की तो पेनिट्रेटिंग पावर होती नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे पास जो बीटा पार्टिकल है। मोर डिटेल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फॉर रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स दैट एमिट गामा रेज बाय द यूज ऑफ गामा स्पेक्ट्रम एनालिसिस। या इसी तरह हम गामा स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें गामा रेज के बारे में भी मिल जाएगा। दिस टेक्निक एम्प्लॉयज solid state detector to resolve rather closely spaced gamma peaks in the samples spectra, कि हमारे पास क्या है कि सॉलिड स्टेट हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं ताकि हम गामा रेज की जो पीक है सैंपल्स के अंदर उनको डिटेक्ट कर सकें। In conjunction with the multi-channel spectroscopic and data analysis, it is possible to determine the number of radionuclides in the same sample विदाउट केमिकल सेपरेशन, के हम बहुत ज़्यादा मल्टी चैनल स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा एनालिसिस का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा टेक्निक को या बहुत ज़्यादा एनालिसिस को कंबाइन कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से केमिकल सेपरेशन के बगैर ही हम सैंपल्स के अंदर से जो है वो निकाल लेते हैं कि हमारे पास रेडियो न्यूक्लियोटाइड कौन सा था या कौन कौन सी जो है रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है या ये एमिट कर है। दिस मेथड रिक्वायर्स मिनिमल सैंपल प्रिपरेशन, के सैंपल प्रिपरेशन इसके लिए हम कम से कम करते हैं। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि बायोलॉजिकल टॉक्सिन है अगर हमारे पास, तो हम उनको कैसे जो है वो ट्रीट करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ सम कंसर्न इन वाटर। ठीक है, वो वाटर के अंदर जो है हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है वो भी तो टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया एंड सम काइंड ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन वाटर प्रोड्यूस पोटेंशियली ट्रबलसम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, के हमारे पास ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या एल्गी है, तो ये भी तो हमारे पास जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बायोलॉजिकल टेस्ट, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट आर परफॉर्म फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल टॉक्सिन इन वाटर, के डिफरेंट तरह के बायोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, या हमारे पास क्या है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास कोई और टेक्निक्स को कंबाइन किया जा सकता है। मीन क्या है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन करके उनकी स्टडी की जा सकती है, कि बायोलॉजिकल टॉक्सिक को स्टडी किया जा सकता है कि वाटर के अंदर कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट हैं जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन है इनका। ये तो था हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो है प्लूटेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो कंटेमिनेंट्स वगैरह हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं।